अ, महाराज की कृपा से दोबारा मौका मिला और थोड़े मन में सत्संग आए कि ये जरूर शेयर करने हैं आज। मैं नहीं कहूंगी महाराज महाराज ने बोला, हम अपने दिमाग चलाते हैं शायद और महाराज का नाम लेते हैं, बट डेफिनेटली ये वाले सत्संग मेरे मन में जरूर आ रहे हैं तो मैं शेयर करूंगी। और ये मेरे सत्संग नहीं है, पर मेरे आंखों के सामने दूसरी संगत के साथ जो हुआ वो सत्संग है। क्योंकि मैं ये बताना चाहती हूँ, महाराज सबके हैं। महाराज नई संगत के साथ भी उतना ही है, पुरानी संगत थोड़ी सी बिगड़ी भी हुई है। सो जरूरी नहीं है वो पुरानी है तो वो स्पेशल है। स्पेशल गुरु जी के लिए सारे हैं। एंड जो महाराज को नहीं मानते उनको भी महाराज कैसे अपनी तरफ ले आते हैं, ये मेरे को शेयर करना था। तो एक मेरे हस्बैंड के बिजनेस में एजेंट उनके थे। आ, अभी भी नहीं, अभी उन्होंने अपना लाइन बदल दी है। तो जब उनका बेटा 8 साल का था तो उसके सारे नर्व्स, सब नर्व्स डेड होने शुरू हो गए उसकी बॉडी में। एंड पैरों से शुरू होते होते ऊपर चढ़ता गया एंड नेक तक आ गया धीरे धीरे। जब पहले दिन ऐसे हुआ तो वो नॉर्मल था, और जैसे उसके फादर ने उसको उठाया कि तू चल उठ, स्कूल का टाइम हो गया है। तो वो कहता है मैं नहीं उठ सकता। तो वो कहते हैं उसने सोचा कि मेरा बेटा बहाना कर रहा है, तो उसने बोला चल उठ, और उसको खड़ा किया, लेकिन वो गिर गया जमीन पर। तो उसको 100 फीवर था। तो हस्बैंड ने बोला अपनी वाइफ को कि आप इसको जाओ डॉक्टर पास ले जाओ, जनरल फिजिशियन के पास ले गए, और वो खुद काम पे चला गया। तो कहता है थोड़ी देर में मेरी वाइफ का फोन आया कि अब हॉस्पिटल ले जा रही हूँ। तो वो कहता है ठीक है। उसने फिर भी नहीं समझा कि कोई खास बात होगी। तो और थोड़ी देर के बाद मैसेज आया, अब इसको हम आईसीयू में डाल रहे हैं। कहता है क्या हो गया, ऐसे इतने से फीवर में आईसीयू की क्या बात हो गई। तो भी वो थोड़ा फादर कूल था। उसके बाद मैसेज आया कि उसको वेंटिलेटर पे डाल रहे हैं। तब वो कहता है मैंने तो वेंटिलेटर का नाम नहीं सुना था। एंड उसको वेंटिलेटर पे डाल दिया और फादर भाग के जहां भी था अपने बेटे के हॉस्पिटल पे चला गया। जब वो वहां गया तो डॉक्टर ने बोला कि इसकी तो नर्व्स डेड हो रही हैं, और ये धीरे धीरे चढ़ते ही जा रहा है, और ये अगर ये हेड तक गया तो आपका बेटा हमसे नहीं संभलेगा। एज इट इज हमसे नहीं संभल रहा, ये केस हमारे हाथ के बाहर है। अब ये जो था लड़का, जो मतलब जो फादर था, मैं आपको इसकी बैकग्राउंड देती हूँ। वो कहता है कि मैं किसी भगवान को नहीं मानता था, किसी मंदिर में नहीं जाता था, गुरुद्वारे में कहीं नहीं जाता था, बिकॉज मुझे इन चीजों में फेथ नहीं था। और मैं सोचता था सिर्फ तुम्हारी मेहनत तुम्हें आगे ले जाती है, बाकी ये सब चीजें सिर्फ एक लोगों का, जो फ्री लोग होते हैं ना, जिनके पास और कोई काम नहीं होता, वो ये करते हैं। ऐसे इंसान को महाराज ने, आप सुनो उसकी जर्नी के कैसे उसको अपनी तरफ खींचा। धीरे धीरे मतलब फिर ऑब्वियसली वो 40 दिन की बात बन गई कि वो कहता है मैंने 40 दिन अपने बेटे के पास बैठा रहा, रात नहीं सोता था, दिन नहीं सोता था, और मैं बस उसको, उसके मॉनिटर को ही देखता रहता था कि कहीं बंद ना हो जाए, बिकॉज डॉक्टर ने बोला कि आप अपने रिलेटिव्स बुला लो, इसके बचने के भी चांस अब नहीं है। अब जो बेटे की डॉक्टर थी वो थी डॉक्टर जिज्ञासा, जो उसकी फिजियोथेरेपी करती थी। अब वो गुरुजी की डिवोटी थी। उसने गुरुजी का एक छोटा सा स्वरूप उनको दिया और कहा कि अपने बेटे के पिलो के नीचे रख दो। तो उसने सोचा ये एक फोटो है, ये फोटो क्या कर लेगी। सारे डॉक्टर हार गए। कहता है मैं हर तरफ घूम आया, मैंने इवन टोटके, जो भी कोई कहता था, कोई कहता था कोई ब्लैक मैजिक है, वहां मैं वहां पहुंच गया, हर जगह मैंने चक्कर मार लिए थे, कोई फर्क कहीं नहीं पड़ रहा था। मैंने सोचा चलो मैं ये फोटो रख लेता हूँ।
फोटो उसने अपने बेटे के पिलो के नीचे रखी, और अगले दिन वो वेंटिलेटर से उतर के वो वापस आईसीयू में आया। अगले दिन जब वो आईसीयू में आया, तो तभी भी उसने नहीं सोचा कि ये महाराज की कृपा हुई है। लेकिन महाराज की फोटो नहीं मिल रही थी, कहाँ चली गई किसी को नहीं पता, रूम चेंज हुआ होगा, एंड वो गायब हो गई। उसके बाद वो फोटो मिली किसी और के पिलो के नीचे जो वेंटिलेटर पे था, उसका भी वेंटिलेटर उतर गया। तो महाराज ये नहीं देखते ये मेरा डिवोटी है या नहीं है, ये मुझे मानते हैं, इन्होंने मेरे आगे अरदास करी है या नहीं है। वो तो दयालु हैं, वो हर एक पे अपनी कृपा बरसाते हैं। धीरे धीरे वो बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया, और अम, इसको समझ आ गई। हाँ, इसके बाद एक और इंसिडेंट हुआ। वो कहता है कि मैं एक दिन अपने स्कूटर पे कहीं जा रहा था, और मैं देखा कि दूर से मैंने देखा कि एक और स्कूटर पे गुरुजी जा रहे हैं। अब वो सच में गुरुजी तो नहीं थे, गुरुजी ने दिखाना था। और कहता है कि वो मुड़ के मुझे मेरी तरफ देख रहे थे, आगे जा रहे थे और पीछे मुड़ के मुझे देख रहे थे। इसको समझ आ गई ये कोई चीज मेरे साथ हुई है जो ऑर्डिनरी बात नहीं हुई है, इन्हीं की कृपा से मेरा बेटा अब ठीक हुआ है। ऑन द अदर साइड, इसका यही यही जो लड़का था, इसकी इसकी चाची गुरुजी महाराज को बहुत मानती थी, बहुत बड़ी डिवोटी थी महाराज की। और उसका हस्बैंड महाराज को बिल्कुल भी नहीं मानता था, और वो अपने शूज पहन के गुरुजी के पास जाता था, क्योंकि वो कहता था ये कुछ भी नहीं है, ये जस्ट एक और इंसान है और आप इनके आगे मत्था टेक रहे हो। और महाराज देखो उनकी दया और उनका दिल देखो, कहते थे एनु इस तरह ही आन दे मेरे को, जूते पहन के उसको अलाउ करते थे, कहते थे ये देखना ये मेरा सबसे बड़ा डिवोटी होगा एक दिन। और वही हुआ, क्योंकि वो उस चाचा जी ने चैलेंज किया माइंड में गुरुजी को, और अपनी वाइफ को बोला अगर मेरा भतीजा ठीक हो जाएगा तो मैं इनको मानना शुरू कर दूंगा। और वो भतीजा ठीक होने लगा, कैसे महाराज ने रास्ता दिखाया। धीरे धीरे वो लड़का इतना ठीक हो गया कि वो आगे स्कूल में अपने बास्केटबॉल टीम का कैप्टन बना। एंड जहां डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, बिकॉज ये एक बहुत रेयर डिजीज थी जो कई मिलियंस में एक को होती थी, और इसको हुई थी, तो महाराज ने रास्ता निकाला, उसको ठीक कर दिया, एक उसके चाचा को अपना डिवोटी बना दिया। और ये पूरा परिवार महाराज को आज इतना मानता है, सत्संग करते हैं। वो लड़का जो ठीक हो गया वो आज 32 इयर्स का है, और वो वैंकूवर में इंजीनियर बना हुआ है। महाराज अब तक उसका ध्यान रखते हैं कि उसको एक इंडियन फैमिली में एज ए टेनेंट भेजा है, जो उसको बेटा बना के रखा हुआ है, और उसके लिए इंडियन खाने बनते हैं, मॉर्निंग इवनिंग फ्रेश फूड मिलता है ऐसी जगह में। सो महाराज की कितनी कृपा है, जब वो कृपा बरसाते हैं तो वो ये नहीं देखते पुराना नया, मानते हैं नहीं मानते हैं, कुछ नहीं देखते। ये एक मेरे लिए उस टाइम मैं देख रही थी, जब हम भी गुरुजी को नहीं इतना जानते थे कि ये बात हुई थी। और मैं जब जब ये आते थे हमारे को हमें मिलने घर में, मैं उनसे ये सत्संग रिपीट करवाती थी, बिकॉज वो साल में एक बार दिवाली के टाइम आते थे, तो मेरी पूरी मेमोरी रिफ्रेश हो जाती थी। सो शुक्राना गुरुजी। अब एक और इसी के तरह एक सत्संग मैंने रिसेंटली सुना। आ, मैं किसी के घर में प्राइवेट सत्संग था, तो मैं वहां गई, तो मेरे पास एक लड़की बैठी थी। तो जब सत्संग जब सारा वो प्लेलिस्ट पूरी हुई तो उन्होंने बोला कि अपना सत्संग शेयर करो। तो मैं तो खड़ी हो गई, मैं तो बोलती हूँ कि जो महाराज मुझ पर इतनी कृपा करते हैं, चाहे मैं 2 मिनट का कोई भी लेटेस्ट सत्संग सुनाऊं, पर मैं कभी नहीं बैठूंगी। जब कोई बोलेगा कि किसी को सत्संग शेयरिंग करनी है तो मैं खड़ी हो जाती हूँ। तो मैंने अपना एक सत्संग सुनाया और मैं बैठ गई। तो मेरे पास एक लड़की बैठी थी, और वो कहती है मैंने कभी अपना सत्संग, मैंने अपना नहीं, सॉरी, महाराज का सत्संग जो मेरे साथ हुआ है कभी शेयर नहीं किया। मैंने कहा उठो, आप अभी शेयर करो और सुनाओ। वो खड़ी हुई और जो उसने सत्संग सुनाया, ये भी एक रोंगटे खड़े करने वाला सत्संग था।
कहती है कि मैं गुरुजी को बिल्कुल नहीं जानती थी, वो कैसे लगते हैं मुझे नहीं पता था, मैंने देखा ही नहीं था ना सुना था उनके बारे। अब उन उसके साथ क्या हुआ कि मैं देखती हूँ, मेरे मेरे ही समझ से महाराज उनके पास जरूर आते हैं जिनके ऊपर कोई बहुत बड़ा दुख आया होता है। सो इनके साथ क्या हुआ कि इसके इनकी नॉर्मल लाइफ चल रही थी, और इनके कोई फैमिली मेंबर्स ही होंगे जिन्होंने इनके पेरेंट्स पे केस कर दिया, और कुछ प्रॉपर्टी का झगड़ा शुरू हो गया। कहती है मेरे माँ बाप बहुत सिंपल थे, और इस प्रेशर से, इस दुख से वो बीमार भी हो गए, और मेरे फादर फादर की डेथ भी हो गई। कहती अब सारी जिम्मेदारी मेरे सिर पे आई कि ये केस मैंने लड़ना है। कहती मुझे कोई समझ नहीं है कि मैं कोई फाइल पढूं या मैं कुछ बातें करूं लॉयर के साथ, कुछ नहीं पता था। तो कहती है मैं सिर्फ पाठ बहुत करती थी, कोई उसने ये नहीं बताया कौन सा था, कहती है कोई चैंट्स करती थी, अम, जो भी होंगे, आई थिंक जो मेरे को समझ आई कोई देवी माँ के प्रेज थे शायद। लेकिन कहती है मैं सिर्फ ऊपर देखती थी और मैं कहती थी भगवान आप कहाँ हो, भगवान आप कहाँ हो। तो भगवान तो सुनते हैं जब कोई ऐसे पुकारता है। अब क्या हुआ कि ये एक दिन कहती है मैंने 6 महीने तो कुछ नहीं किया, मैं सोचती रही कि मेरे को तो आता ही नहीं है। फिर मैंने एक दिन फाइल खोली। कहती जब मैंने फाइल खोली तो मुझे ऐसे लगा कि आउटलाइन है किसी की, मेरे मेरे और पेपरों के बीच में। सो कहती है मैंने सोचा ये कौन हो सकते हैं, ये कोई असेंडेड मास्टर होंगे या कोई स्पिरिट है। उसको यही नहीं पता था कि वो गुरुजी थे। तो कहती है कि मैंने एज इट इज बस मैं कहती है मैं डरी नहीं, लेकिन मैं सोचती रही कि ये कौन हो सकते हैं, और मैंने कुछ नहीं किया। कहती है नेक्स्ट डे ऐसे हुआ, उसके अगले दिन ऐसे हुआ, और 9 दिन बट कहती थी मैं तो यही सोचती रही कि कोई स्पिरिट है जो हेलो, जय गुरु जी। उम, मेरे ख्याल से बीच में वो वाईफाई डिप हुआ होगा। तो वो कहती है कि मैं ये रोज देख रही थी, 9 दिन ये चलता गया। कभी कहीं नजर आते थे, कभी कहीं नजर आते थे। कहते जब 10वां दिन आया तो उनकी बॉडी पूरी, उनका फेस बिल्कुल मेरी फाइल और मेरे बीच में आ गई। तो उन्होंने पंजाबी में उसको कहा मैं तेरी मदद करन वास्ते आया, और तू पॉइंट्स लिख। तो इसने पॉइंट्स लिखने शुरू करे, और महाराज ने उसे डिक्टेशन दी कि पहला पॉइंट ये करना, उसके बाद ये करना, और उसकी ऐसे हेल्प करी। अम, जब ये हुआ तो उसने मतलब, तो कहती मेरे को एकदम समझ आ गई कि ये तो गुरुजी है, क्योंकि उसको याद आया कि मैंने इनको कहीं देखा हुआ है, कोई किसी फ्रेंड के या कहीं। और एक और फ्रेंड थी, उसको पूछा क्योंकि वो महाराज की डिवोटी थी, और उसने फिर गुरुजी के बारे बताया। ऐसे गुरुजी ने इस लड़की को गाइड किया उस केस में। कहती काफी सॉर्ट आउट हो गया, अभी भी केस चल रहा है, लेकिन काफी ताकत आ गई इसे। अब कहती है कि मैंने सोचा कि मुझे अब बड़े मंदिर जाना है, तो बड़े मंदिर गई। और फिर एक दिन और कहती है कि मुझे आज बड़े मंदिर में 3 घंटे बैठना है। वो कहती है मैं देखती थी कि रोज मैं जाती हूँ और जल्दी जल्दी वापस करते हैं, बैठने ही नहीं देते। तो मैंने ऐसे ही बोला कि महाराज मुझे तो आज बैठना है, बैठना है। कहती है कि उस दिन जब मैं गई तो मुझे उन्होंने सबसे आगे बोला बैठ जाओ, और जब मैं बैठी
तो मेरे आसपास के लोगों को आधे आधे घंटे बाद, 10-10 मिनट के बाद उठा देते थे। और कहती है मुझे बिल्कुल मना नहीं किया कि उठो। इसलिए कहती है मेरे को यकीन है कि मैं इनविजिबल हो गई थी, मुझे मैं उनको नजर ही नहीं आ रही थी। और लास्ट में जब मंदिर बंद हो रहा था, 11 बज गए थे और झाड़ू लग रहा था, तब भी किसी ने नहीं उसे उठाया। वो फिर उसने देखा कि अब तो मैं अकेली रह गई हूँ, और उसने उठ के अपने घर में चली गई। तो ये है महाराज, जो जब वो आपको आपका हाथ पकड़ लेते हैं, तो हर सिचुएशन में आपकी हर छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी मांग पूरी करते हैं और आपका बहुत ही ध्यान रखते हैं। तो ये दो मैंने सत्संग इसीलिए सुनाए कि इसमें दोनों संगत जानती ही नहीं थी गुरुजी कौन है। एक तो नई संगत थी, एक पुरानी संगत बन गई। पहले वो संगत भी नहीं थी, संगत बना दिया गुरुजी ने उन्हें अपना। सो महाराज का शुक्र है। एंड इसी तरीके में एक और रिलेटेड सत्संग सुनाती हूँ, जहाँ अगेन कोई जिनकी गुरुजी ने हेल्प करी, वो गुरुजी को जानते ही नहीं थे। तो ऐसे था कि मैं एयरपोर्ट पे थी जर्मनी में, और इंडिया आ रही थी, और मेरे सब कुछ हो चुका था, और हम बस अपनी फ्लाइट के लिए जा रहे थे। आधा घंटा वेट करना था। बाहर एक कपल था और उसकी दो छोटी छोटी बेटियां थी, और वो बहुत परेशान लग रहे थे। वो इंडियन थे और गुजराती थे, और गुजराती के सिवाय उनको हिंदी भी समझ नहीं आ रही थी। और वहां के लोग जर्मन बोल रहे थे। उनको इंग्लिश उनको इंग्लिश नहीं आती, नहीं इंग्लिश आती थी। तो मैंने देखा कि इधर थोड़ी कमोशन चल रही है, तो मैंने कहा क्या हुआ? तो वो कहते हैं कि आप ट्रांसलेट कर दोगे दोनों तरफ की बात? इससे हाँ जी जरूर। तो वो कहते हैं कि आप इनको कहो कि इन्होंने एयर सुविधा फॉर्म नहीं फिल किया, और उसके बगैर ये नहीं जा सकते इंडिया। तो मैंने उनको बोला, क्योंकि मुझे पता था कि एयर सुविधा का फॉर्म फोन पे फिल नहीं होता, तो ये इस पे होता है कंप्यूटर से। तो मैंने उनको कहा कि आपको एक फॉर्म फिल करना है, और आपके पास टाइम बहुत कम है, कोई है इंडिया में जो आपके लिए ये काम करेगा और आपका फॉर्म तुरंत अपलोड भी कर देगा? तो उन्होंने फटाफट किसी से बात करी, फॉर्म को अपलोड कर दिया और दे दिया। तो उसके बाद मैंने इनको महाराज की, अच्छा हाँ, इनको क्या हुआ था, ये एक कंट्री, किसी और कंट्री से डिपोर्ट हुए थे, क्योंकि इनका वीजा वीजा एक्सपायर हो गया था। इनके पास इनका सामान भी नहीं था। इनको नहीं पता था कि उस कंट्री में इनका सामान है, कि इस कंट्री में आया भी है कि नहीं आया। सेकेंडली, ये सुबह से भूखे बैठे थे, बिकॉज ये परेशान थे। लेकिन इनको समझ ही नहीं आ रही थी कि उनकी डिमांड क्या है, कि ये अपनी मतलब कहते थे, वही कह रहे थे, कहते हैं ये चीज हमें सुबह पता होती तो हम ये पहले ही ये प्रॉब्लम ना आती, पहले ही खत्म हो जाती। तो मैंने बोला कि अभी मैं जा रही हूँ वॉशरूम, और आप ये लीजिए अपने हाथ में, अपने पर्स में या अपने पास गुरुजी की आप फोटो रखिए। तो कहते हैं ठीक है। तो मैंने कहा कि मैंने ये भी नहीं बोला बहुत संभाल के रखना, बस मैंने यही कहा बिल्कुल अपने अपने साथ ही रखना। और मैं चली गई। जब मैं वापस आई तो मैंने देखा ये परिवार बहुत खुश नजर आ रहा है। तो वो कहते हैं कि हमारा सब कुछ ठीक हो गया, बस सब कुछ अच्छा हो गया। तो मैंने कहा थैंक यू गुरुजी, मुझे पता था ये आप ही की करनी है। अब जब मैं एयरक्राफ्ट में बैठी, तो ये लोग पता नहीं उसी एयरक्राफ्ट में कहाँ थे, तो मुझे पता नहीं लगा। लेकिन सारे रास्ते मुझे यही एक गिल्ट रही कि मैंने इनको समझाया नहीं कि महाराज की जो फोटो है उसको बड़ी इज्जत से रखना है, और ऐसे रुलने नहीं देना। तो अगर ये इनके स्वरूप की बेअदबी करेंगे, तो ये मेरी गलती होगी कि मैंने समझाया नहीं। तो चिंता तो थी मेरे अंदर, और मैंने कहा गुरुजी मैं माफी मांगती हूँ, प्लीज मेरी हेल्प कर दो, मैं इनको कहीं मिल जाऊं। तो जब वो लगेज बेल्ट पे आए हम इंडिया में, तो मैंने इस परिवार को देखा। तो वो इतने खुश, वो कहते हैं कि हमें तो देखो हमारा लगेज भी मिल गया। तो मुझे पता था कि महाराज जब आ गए हैं तो करके ही देंगे सारा, सब कुछ संभाल लेंगे।
तब मैंने इनको बोला, मैंने कहा आंटी एक काम करना कि गुरुजी के बारे आप एक तो पहले पता भी रीड करो, आपको बहुत कुछ पता लगेगा इंटरनेट पे, एंड आप इनको हमेशा अपने पास रखना और बड़ी इज्जत से रखना। तो कहती है मैं जरूर ऐसे ही करूंगी। तो ये देखो महाराज कैसे बनाते हैं, अपनी संगत खुद बनाते हैं। जो गुजराती हैं जिनके बारे उन्होंने कभी गुरुजी को ना देखा ना सुना ना कुछ पता, पर आज वो आई एम श्योर जहां भी होंगे महाराज उनकी उनकी देखभाल भी कर रहे हैं और वो भी महाराज को पूरा मानने लगे होंगे। तो महाराज नहीं देखते नया पुराना मान रहा है कि नहीं मान रहा है, उनको मनवाना आता है। इसी इसी तरीके आज सुबह मुझे किसी ने बताया कि किसी के साथ बहुत ट्रेजेडी हुई थी रिसेंटली कोविड टाइम पे, और उसका दिल बहुत ज्यादा टूट गया था, वो बड़ी अपसेट थी वो लेडी। तो मैंने कहा फिर वो गुरुजी की संगत कैसे बनी, उसका कैसे मतलब अ, अ, विश्वास कैसे बन गया। तो वो कहते हैं नहीं, 1 साल तो बड़ी कोशिश करी, गुरुजी की बातें सुनाकर उससे बहुत कोशिश करी, कहती मैं नहीं मानती मैं नहीं मानती। और कहते हैं उसके 1 साल बाद किसी के कुछ नहीं कहने पर अपने आप वो गुरुजी की डिवोटी बन गई। तो मैंने कहा ये कैसे हुआ, कहते हैं पता नहीं, गुरुजी के अपने रास्ते हैं, अपने आप ड्रीम में आने लगे उसको, जो भी उन्होंने किया कि आज वो लेडी सत्संग करती हैं अपने घर में और गुरुजी की बहुत बड़ी डिवोटी बन गई हैं, महाराज को बहुत बहुत मानती हैं। सो शुक्राना गुरु महाराज जी। जब भी हम कोई अरदास करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं ही कहती थी कि गुरुजी मेरे बेटे जो आपके पास पहले आते थे अब वो भी आपके रास्ते लग जाएं, आप उनको बुलाओ। तो एक दिन मेरा बड़ा बेटा मुझे अपने आप कहता है मॉम मुझे, हाँ, और मुझे ये भी था कि मेरी डॉटर इन लॉ और ग्रैंड डॉटर भी आए एक बारी गुरुजी के पास। अब मैं सोचती थी कि बड़े मंदिर में कैसे ले जाऊं, इनको तो बड़ा मुश्किल लगेगा जाना। नेचुरली जो होते हैं बाहर के लोग, उन्होंने कभी रश नहीं देखा, उनकी कंट्री खाली खाली होती है। तो अपने आप कहता है मॉम मेरे को जाना है, मैं आपको प्रसाद खाना है। आप मानोगे कि महाराज ने कौन सा रास्ता खोला कि उन दिनों में छोटा मंदिर खुलता था और महाराज ने उधर बुलवाया और अपने आप रास्ता खुला, और तीनों, मेरा बेटा, उसकी वाइफ और मेरी ग्रैंड डॉटर, हम तीनों बच्चे वहां गए मेरे साथ। और छोटी मेरी जो ग्रैंड डॉटर है 1.5 साल की थी तब, उसने इतने शौक से लंगर खाया। और मैं उठ के कह रही हूँ कि प्लीज मत खाना, अगर आपको मिर्ची लगे तो मुझे दे देना, लेकिन वो यम्मी यम्मी बोलते बोलते खा गई। ऑफ कोर्स समोसे का क्रस्ट खाया और मीठा खा लिया, शुक्राना गुरु जी। अब मेरा छोटा बेटा, मैंने फिर महाराज जी से अरदास करी, मैंने कहा महाराज अब बहुत देर हो गई, मेरे छोटा बेटा तो बिल्कुल ही इन चीजों को मानने बंद कर दिया है, क्या करूं, आप ही कुछ करो। अब ऐसे रास्ता बना कि वो उस मेरी अरदास करते महाराज ने सुनी, और वो बेटा 2 बारी छोटे मंदिर गया क्योंकि हमने किसी को वहां से लेना था। तो वो उसको आना पड़ा, अंदर आया। जब आया तो उसे चाय प्रसाद मिली, और उसे जो भी मीठा और जो भी प्रसाद मिला। एंड उसके बाद अगले दिन फिर हमें जाना पड़ा। सो महाराज ने एक बारी नहीं, 2 2 बारी उसे बुलाया, क्योंकि महाराज सुनते हैं और अपने बच्चों को नहीं छोड़ते। चाहे बच्चे मानते हैं, क्योंकि किस तरीके मानते हैं, जब कोई प्रॉब्लम आती है तो उनका एक ही होता है, मॉम प्लीज प्रे। उनको पता है मॉम प्रे करेगी, और मॉम प्रे करेगी तो कुछ ना कुछ तो होगा ही, क्योंकि महाराज तो सुनते ही हैं और उनकी भी सुनते हैं, चाहे वो महाराज से प्रेयर ना करते हों, पर जो भी करते होंगे। लेकिन जरूर इस तरीके में वो मानते हैं, मॉम प्लीज प्रे तो बोलते ही हैं। एंड वो चीज ठीक होती है तो महाराज अपना विश्वास बढ़ाते हैं, बड़ा शुक्र है उस मालिक का। जब महाराज नहीं सुनते तो भी शुक्र है, बिकॉज वो भी हमारी भलाई के लिए होता है। जरूरी नहीं है हमारी हर अरदास वो सुने, क्योंकि वो उन्हें पता है हमारे लिए अच्छा क्या है। अब ऐसे ना एक बारी मैं आपको अभी महाराज के स्वरूप का एक सुनाती हूँ, छोटी सी बात है, लेकिन हमारे लिए तो बहुत बड़ी होती है, चाहे छोटी कुछ नहीं होता। एक बारी जब हम
जर्मन वीजा मिलने में बड़ी मुश्किल हो रही थी। तो हमने सबने सोचा कि स्विट्जरलैंड में मिलते हैं। तो वहां पर मेरी डॉटर इन लॉ, मेरी ग्रैंड डॉटर, मेरे हस्बैंड, मैं और मेरा बेटा, हम सब एक जगह पर मिले। तो वहां रह रहे थे। यहाँ से जब मेरे हस्बैंड गए तो उन्होंने कोविड टेस्ट प्रॉपर कराया, बिकॉज उनको फीवर था। लेकिन वो बिल्कुल नेगेटिव निकला और हम बेफिक्र होके चले गए कि चलो खांसी जुकाम होगा। वहां गए तो पता लगा ये कोविड ही है। लेकिन अब दूसरी कंट्री में पहुंच गए, अब यहाँ पर तो हॉस्पिटलाइजेशन और वो सब तो हमने सोचा ही नहीं। मैंने तो सिर्फ अरदास करी। अब एक दिन हम ट्रेन में बैठे थे और मेरे हस्बैंड शिवरिंग, ऐसे शिवरिंग शुरू हो गई, पूरी हिलने लगे। उनको देख के तो मुझे बहुत डर लगा। मैंने कहा अब यहाँ पर कुछ ना हो, पराई कंट्री है, यहाँ पर कोई कुछ नहीं है, हमें समझ नहीं है। एंड बच्चा बहुत छोटा है, 8 महीने की थी बेटी। तो क्या होगा अगर इनको कुछ हो गया तो, कि हम बच्चा संभालेंगे कि मैं अपने हस्बैंड को संभालूंगी। उसी टाइम मैंने अपने मेरे बैग में गुरुजी का स्वरूप था और मैंने अपने हस्बैंड के को दे दिया। उन्होंने उसे अपने चेस्ट से लगा के अपने पॉकेट में रख दिया। और मेरे पास डिवाइन प्रसाद था जो मैंने अपने हस्बैंड को चटा दिया। इतना सा करने से उनकी एकदम शिवरिंग बंद हुई और वो नॉर्मल आ गए, जैसे कि इनको कुछ हुआ ही नहीं था। सो ये है महाराज के, किसी भी चीज में पावर है। चाहे उनकी उनकी शब्द बानी में, चाहे उनके स्वरूप में, चाहे उनके जल प्रसाद में, चाहे उनके प्रसाद बड़े मंदिर के, चाहे कुछ भी हो। महाराज ने आपको जब मदद करनी है तो उनका नाम को बस याद करते भी उनकी कृपा हो जाती है। एंड बहुत ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट है छोटे छोटे जिसमें महाराज ने हमेशा आके मदद करी है। अब एक और ऐसे ही मैं बताती हूँ कि कैसे महाराज लाज रख लेते हैं, कैसे संभालते हैं। तो जब मेरी डॉटर इन लॉ प्रेग्नेंट थी तो एक दिन मेरा बेटा मेरे रूम में आया, एज यूजुअल बोला मॉम प्लीज प्रे। मैंने कहा क्या हो गया? तो वो कहता है कि सुबह से ना बेबी की कोई मूवमेंट ही नहीं है और घबराया हुआ था। तो मैंने कहा बेटा मेरे को ना आप 5 मिनट का टाइम दो। तो कहता है मॉम आप 5 मिनट में क्या कर लोगे? तो मैंने कहा कि मैंने अपने माइंड में सोचा कि मैं मंत्र जाप करूंगी। लेकिन वो इतना घबराया था कि वो मुझे मंत्र जाप भी करने नहीं दे रहा था, वो बोलते जा रहा था, पैनिक था। तो मैंने शायद एक ही बार मंत्र जाप किया, एक ही बार। बट उनके लिए, महाराज के लिए एक ही बार भी काफी है। उस टाइम मेरी डॉटर इन लॉ का फोन आ गया कि बेबी हैज किक्ड। सो महाराज को कुछ भी नहीं चाहिए, उनको बस याद करो और महाराज कृपा कर देते हैं। सो ये भी एक चाहे एक छोटा सत्संग है, लेकिन ये बहुत बड़ा होता, बड़ी बड़ी बात होती अगर ये उस टाइम ना होता तो। अब एक और ऐसे ही सत्संग है, अगेन रिलेटेड टू माय ग्रैंड डॉटर। तो मेरी डॉटर इन लॉ का वाटर बैग बर्स्ट हो गया था और अभी 1 महीना पड़ा था उसके आने में। और हमें पता था कि बेबी थोड़े घंटों में आ जाएगी। मेरे पास तो वीजा नहीं था, बिकॉज मैंने तो 1 महीने बाद का वीजा कराया था, इंडिया में बैठी थी। और जब जब हमें कुछ भी नहीं समझ आता तो महाराज तो है ही। तो मैं महाराज के आगे बैठी, मैं बहुत घबराई हुई थी और मैंने बोला महाराज बेबी ठीक हुए, उसकी मम्मी ठीक हुए, कुछ मत होने देना, सब ठीक ठाक हो जाए, आप संभालना, बच्चा बीमार ना होए, बच्चा हेल्दी हो। आपको जो भी होगा तो तकलीफ मुझे दे देना, आप अपने ऊपर भी मत लेना। मैंने ऐसी अरदास करी। आप मानोगे कि मुझे हिम्मत देने के लिए महाराज ने क्या किया। एक बहुत पुरानी संगत है और वो अपने संगत सत्संग को शेयर नहीं करता। छोटा है मेरे से, 15-20 साल छोटा है। उसका मुझे फोन आया। तो वो कहते हैं कि मैं आपको एक सत्संग सुनाऊं। तो मैंने कहा हाँ, आपका क्या हाल है? तो कहते हैं मेरी तबीयत काफी खराब थी पीछे, लेकिन आप मेरा सत्संग सुनो। तो मैंने कहा क्या हुआ? वो कहते हैं कि मैं अपने बाथरूम गया और मैं गिर गया। कहते मुझे कुछ भी नहीं पता कि मुझे क्या हुआ।
पर जब सब घर वालों ने जब मुझे मिले, तो वो कहते आप बाथरूम में पड़े थे और आपके आसपास सब खून खून था। अब ये बहुत छोटा है, और महाराज ने इसको 30 इयर्स पहले न्यू लाइफ दी थी। कैंसर से ये बिल्कुल हेल्दी नॉर्मल लाइफ लीड करता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसको। लेकिन ये चीज, ये इंसिडेंट इसके साथ हुआ। जब इसके साथ ये इंसिडेंट हुआ, कहता है जब मैं आउट वो था ना, क्या कहते हैं, अनकॉन्शियस था, तो महाराज मेरे पास आए और उन्होंने मुझे कहा तू चल वापस, तेरा हाले टाइम नहीं आया। एंड कहते मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गया। अब तक पता नहीं है कि मुझे हुआ क्या था। उस उसका सत्संग सुनकर मुझे हिम्मत आई, क्योंकि महाराज ने बोला मैं हूं। जब मैं हूं, मैं सबके साथ एक तरह से हूं। और आज ये सत्संग मुझे इसीलिए सुनने को मिला क्योंकि मुझे हिम्मत चाहिए थी और आई ये इंसिडेंट सुन के। सो महाराज, आपका शुक्राना कि जिस जिस टाइम पे हम कहीं फंसते हैं, तो आप जरूर कोई ना कोई तरीके से हमें बचाते हैं और हाथ पकड़ लेते हैं। हाथ तो पकड़ा ही हुआ है, बट दिखाते हैं। सो अब एक और ऐसा ही सत्संग है कि जैसे हम कहते हैं ना कि गुरुजी प्रैक्टिकल गुरु हैं, और वो जो भी दिखाते हैं प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। जब शुरू में हमारा फेथ कच्चा पक्का होता है, हम प्रूफ मांगते हैं हर टाइम, जो अब नहीं मांगते, बिकॉज अब हमें निश्चय है, श्योर है कि महाराज तो है ही हमारे साथ। अब कभी नहीं ढूंढते कि ओम दिखे, अब कुछ नहीं ढूंढते, बिकॉज जब विश्वास ही हो गया तो वो स्टेज निकल गई। और आप मानोगे कि अब 3 साल हो गए होंगे कि मैंने महाराज का कभी ड्रीम भी नहीं देखा। जो पहले इतनी 3 3 महीने 2 2 महीने बाद एक ड्रीम भी आ जाता था, वो भी नहीं है। चले, वो सब बंद हो गया, बिकॉज वो है। एनीवे, तो पहले तो फ्रेग्रेंस आई। ऐसे हुआ था कि 2008 में मैं वापस आ रही थी बड़े मंदिर से, और मैंने ऐसे ही गाड़ी में सोचा कि हमने तो यही सुना हुआ है कि लोगों को फ्रेग्रेंस आती है, मैंने तो आज तक कभी फ्रेग्रेंस नहीं नहीं देखा। उसके बाद तो कई बार महाराज ने कृपा करी है, बट उस टाइम जब मैं घर पहुंची और मैंने महाराज को चैलेंज नहीं किया, सिर्फ अपने माइंड में ऐसे सोचा था, जब घर आई तो पूरा घर फ्रेग्रेंस से भरा हुआ था। और इतनी प्यारी फ्रेग्रेंस थी कि जैसे जैस्मिन और कुछ और मिक्सचर, बट बहुत मीठी प्यारी प्यारी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस थी। और मेरे हस्बैंड ने सोचा कि मैंने रात के टाइम भी अगरबत्ती जला दी है, तो वो गुस्सा करने लगे कि तुम्हें पता है कि मुझे एलर्जी है, और आप ये रात के टाइम क्यों चलाते हो अगरबत्ती। तो मैंने कहा मैंने कुछ नहीं जलाया, ये तो फ्रेग्रेंस गुरु जी की आ रही है। ये तब की बात थी। अब एक दिन मैं कहीं बाहर गई थी, आउट ऑफ इंडिया या कहीं गई थी। वापस आई तो मैं बहुत उदास थी कि मेरे बहुत दिन हो गए, मैं बड़े मंदिर आज गई ही नहीं हूँ। तो मतलब आज नहीं, मतलब बहुत दिन से मैंने गई नहीं हूँ। तो मैंने सच्ची में उस दिन महाराज को सुबह उठ के देखा और कहा महाराज, बड़ी उदासी हो रही है, प्लीज बुला लो। उस समय कोई चांस नहीं था, बिकॉज घर में गाड़ी ड्राइवर नहीं था, और कोई नहीं था जो मुझे ले जाए। जो भी ले जाते हैं फ्रेंड्स, वो आउट ऑफ टाउन थे या कुछ था। सो ऐसे ही अरदास करी और भूल भी गई। मतलब कभी सोचा नहीं था कि ये पॉसिबल है। तो एक फ्रेंड का फोन आया, कहती मैं दिल्ली में हूँ। वो बॉम्बे की फ्रेंड है। मैं दिल्ली में हूँ, मैं आपके पास 1 बजे पहुंचूंगी, आपको ले जाऊंगी बड़े मंदिर, और आपको वापस भी छोड़ दूंगी। आप तैयार हो? तो मैंने कहा माय गॉड, गुरुजी इतनी छोटी सी बात भी सुनते हैं, मतलब कितनी बड़ी बातें सुनते होंगे, कितनी बड़ी बातें संभालते होंगे जब ये कर रहे हैं। एंड एक तो ये हुआ। एंड एक और बारी ऐसे हुआ कि मेरी सिस्टर इन लॉ का मुझे फोन आया, और वो कहती है कि आप तैयार हो जाओ, तो बड़े मंदिर चलना है। मैंने कहा मैं तैयार मिलूंगी, आप टाइम दे दो, मैं तैयार मिलूंगी। थोड़ी देर के बाद उनका फोन आया, मैं सॉरी मैं नहीं आ सकती, मेरी कुछ जो भी है प्रॉब्लम आ गई है, मैं नहीं जा सकती। उसके बाद एक और फ्रेंड का फोन आया,
मैं तुम्हें बड़े मंदिर ले जाऊं, मैं अकेली जा रही हूँ, तुम साथ चलो। मैंने कहा बिल्कुल, अच्छा जी, चलो, थैंक यू। फिर उसका फोन आया कि नहीं नहीं, आज तो नहीं बन रहा, तो सॉरी, डोंट माइंड, मैं नहीं ले जा सकती आज, कभी और जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा तो मन उदास तो हो जाता है, बिकॉज दो दो बारी उम्मीद हुई और नहीं हुआ। उसके बाद मैं सो गई, बिकॉज थकावट भी हो जाती है जब आप अपसेट होते हो। तो मैं सो गई और गहरी नींद सोई, ऐसी नींद जो कभी दिन में आती नहीं है नॉर्मली। जब वो नींद आई तो उस ड्रीम में महाराज मुझे बड़े मंदिर के दर्शन कराए, लेकिन जो बड़े मंदिर हमें आज दिखता है वो नहीं। वो एक प्राचीन मंदिर था, उसमें एक शिवलिंग था, और अम, थोड़ा अंधेरा सा था, और पानी, बहुत सारा पानी, पानी से चलना पड़ता था वहां तब जाने के लिए। लेकिन वो मेरा विश्वास है कि बड़े मंदिर का जो पहले था वो ऐसे ही होगा, बिकॉज गुरुजी ने इतने अच्छे दर्शन करा दिए उस दिन। सो ये हुआ। एंड फिर अम, हाँ जी, फिर एक और जो कृपा करी महाराज ने 2019 पर, में मुझ पर, कि जैसे मैं जुड़ रही थी बहुत जल्दी से, 2019 में बहुत फास्ट फास्ट मूवमेंट हो गई। तो मेरी एक फ्रेंड है, जो अब मेरी फ्रेंड है, उस टाइम तो मैं उनको बिल्कुल भी जानती नहीं थी। तो उसने मुझे कहा कि आपके घर में शिव पुराण, आपके पास शिव पुराण है? तो मैंने कहा नहीं जी, मेरे पास नहीं है। तो कहते अपना एड्रेस भेजो। अब मैंने सोचा, एड्रेस इसको मैं क्या भेजूं, ये तो ऑस्ट्रेलिया रहती है, चलो मैंने भेज दिया। और मैंने सोचा खत्म, आ, कौन, मतलब कौन भेजेगा, ये तो वहां बैठी है। लेकिन 3 दिन बाद शिव पुराण आ गई गुरुजी की कृपा से। वो कृपा, वो ये हुआ कि आई, तो मैंने सोचा कि अब तो मेरे को हिंदी आती नहीं है पढ़नी, मेरी हिंदी बहुत ही बेकार है, तो मैं क्या करूं। लेकिन नेक्स्ट डे जब वो शिव पुराण आई, उसके अगले दिन एक सत्संग सुन रही थी, उसमें रोहित कपूर अंकल कह रहे थे जिनको हिंदी पढ़ने में मुश्किल लगती है, वो यूट्यूब में वही चैप्टर खोले और अपने शिव पुराण को भी वही चैप्टर खोल के सुनते जाएं साथ साथ। और इस तरीके शिव पुराण कितने आराम से पढ़ी जाएगी। आज मालिक की कृपा से चौथी रीडिंग अभी ऑलमोस्ट खत्म हो रही है। ऐसे गुरुजी ने शिव पुराण की ब्लेसिंग दी। फिर उसके बाद अम, और क्या हुआ कि ये तो ब्लेसिंग हुई। अब किसी ने हाँ, और एक प्लेटफॉर्म से ऐसे मैसेज आया कि आप दरबार शेयरिंग कर सकते हो। तो मैंने कहा वो क्या होता है, मुझे तो पता ही नहीं है क्या चीज होती है। तो उन्होंने बोला कि गुरुजी की जो स्वरूप है वो लगाकर आपने अपना दरबार खोलना है, वहां सत्संग चल रहा होगा, आप आपका दरबार खोलेंगे। तो मैंने बड़े अच्छे से सजा दिया, मैंने कहा चलो ठीक है। अब वो सेवा मुझे हर फ्राइडे मिलने लगी, ठीक है। अब पहले तो मैं बाबा जी के रूम में करती थी। फिर मैंने कहा नहीं, ये तो गड़बड़ हो जाएगी, बिकॉज मेरे को फैमिली वाले बोलेंगे ये, मतलब अभी क्या कर रही है। मैंने सबसे छुप के करना था कि ज्यादा कोई कुछ बोले ना मुझे। तो मैंने महाराज को अपने रूम में उनकी दरबार सजाया। जब ये सेवा खत्म हुई 3-4 महीने के बाद, वो दरबार महाराज का परमानेंट हो गया। इस तरीके महाराज ने अपना दरबार खुद बनवाया है। ये भी उनकी ब्लेसिंग होती है, हम कुछ नहीं करते। एंड जैसे मैंने बताया कि मुझे सुखमनी साहिब के पाठ भी महाराज ने, मैं करती थी पर ब्लेस कर दिया, क्योंकि ड्रीम में आके एक लाइन वो पढ़ रहे थे, एक लाइन मैं पढ़ रही थी, एक लाइन वो पढ़ रहे थे, एक लाइन मैं पढ़ रही थी। मुझे समझ आ गई कि ये एक पाठ जो मेरे लिए बहुत ब्लेस्ड है, जो मैं मुझे जरूर करना है। एंड मैं सच्ची बताती हूँ, अगर रात को नींद ना आए तो मैं चला देती हूँ और इमीडिएटली नींद आ जाती है। कोई भी चीज हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, वो क्लियर हो जाता है, क्योंकि महाराज की बानी, गुरबानी में बहुत ताकत है, बहुत ताकत है। और गुरबानी ही सब कुछ है। महाराज ने तो वैसे ही बोला कि सब ये शब्द सुना करो, एंड महाराज के ब्लेस्ड शब्द तो और उससे भी बेस्ट। एंड और कोई मेरे को याद करने दो, कोई
तो एक्चुअली सत्संग तो बहुत है, लेकिन कई बार ये ना ब्लैंक आउट भी हो जाता है दिमाग। सो मेरे को आई थिंक अभी नहीं याद आ रहा कुछ, कोई भी ऐसी बात, तो मैं यहाँ पर रुक जाती हूँ, ठीक है जी। अगर हाँ, एक और सत्संग याद आ गया। एक मेरी फ्रेंड होती थी, जिन दिनों में मैं गुरुजी को जानती थी, गुरुजी के पास जाती थी, पर वो विश्वास नहीं था जो आज है। लेकिन मैं लोगों को जोड़ती रहती थी। ये नहीं पता, महाराज जी की करनी होगी, मैं नहीं करती। जो भी था, अब उनकी वो एक सिंगल मदर थी, वो स्कूल में बच्चों के स्कूल में टीचर थी। और उसने कहा कि मुझे स्कूल के साथ जाना है आउट ऑफ दिल्ली, और आप मेरी दोनों बेटियों को अपने घर रख लोगे? मैंने कहा बेशक रख दो, बेशक भेजो। तो मैंने देखा एक बेटी जो उसकी बड़ी वाली थी, बच्चे तो दोनों उसके बहुत ही इंटेलिजेंट थे, लेकिन जो बड़ी वाली थी वो एनोरेक्सिक थी। उसका वेट सिर्फ मेरे ख्याल से 45 किलोज था। बहुत ही पतली थी, सिर्फ हड्डियां नजर आती थी, कोई कोई बॉडी में ये नहीं था। उसका रीजन ये था कि ये पहले बहुत मोटी होती थी, कुछ कॉम्प्लेक्स आ गए, और इसने खाना पीना बंद किया और सिर्फ डाइट कोक पीती थी, बस यही इसका खाना था। अब उसको मिल गई 100% स्कॉलरशिप की एडमिशन अमेरिका में। और उनका कंडीशन आ गया कि देखो, हम इसका खाना पीना रहना पढ़ाई सब पे करेंगे, लेकिन अगर ये इतनी पतली रहेगी तो हम इसे एडमिशन नहीं दे सकते, इसका 5 किलो बढ़ना पड़ेगा। अब मैं बड़े मंदिर जा रही थी, और मैं, क्योंकि मैं लड़की को रात दिन देखती थी अपने घर में, तो मैंने वहां जाके महाराज के आगे अरदास की, और मैंने कहा महाराज कृपा कर दो, बच्चे का वेट बढ़ जाए और ये चली जाए पढ़ने। तो जब घर आई तो मेरे को डाउट अपने ऊपर आया कि तुम तो अरदास करके आए हो, तो महाराज ने सुनी है कि नहीं सुनी है। मैं घर आके मैंने लाइट ऑफ डिविनिटी खोली, और जब मैंने लाइट ऑफ डिविनिटी खोली, जिस जो पहला लाइन मैंने पढ़ी, जो पहली लाइन, वो ये थी, गर्ल पुट्स ऑन वेट। और मुझे पता था कि ये मेरे क्वेश्चन का आंसर आ गया है मेरे माइंड में। और सच में उस बच्चे ने वेट पुट ऑन किया, और वो चली गई, वो बाहर पढ़ने गई, और आज वो बच्चा अवार्ड्स जीत रहा है, बिकॉज उसने फिल्म मेकिंग का कोर्स किया था। और इतनी अच्छी उसकी रिकॉर्ड था पढ़ाई में और बाद में फिल्म मेकिंग में, कि महाराज ने जब एक बारी आपको ब्लेस किया तो सारी उम्र वो आपका हाथ नहीं छोड़ते, उनका हाथ आपके सिर पे रहता ही है। सो ये भी एक सत्संग है। अब किसी और का ही सत्संग है, फिर से ये भी सुनाती हूँ। कि एक और मेरी एक फ्रेंड है, उसका जो बेटा है ना, उसकी कहीं एंगेजमेंट हुई थी, और किसी कारण लड़की वालों ने वो एंगेजमेंट तोड़ दी। तो उससे वो बेटा बहुत अपसेट हो गया, और बहुत ज्यादा उस पे ना इम्पैक्ट हुआ। तो मैं भी जब उसको मिली थी, ये अमेरिका में रहते हैं, मैं भी जब उसको मिली तो ऐसे लगता था कि बिल्कुल बुझ गया है। तो माँ गुरुजी की संगत थी, और वो बहुत चाहती थी कि ये वापस गुरुजी को माने, और मेरे को भी खुल के गुरुजी से करने दे प्रेयर। लेकिन वो कोशिश बहुत करती थी, और बेटा कहता था बिल्कुल नहीं करोगे, ये सब बंद करो, और डांटता था माँ को। अब आप देखो कि अभी रिसेंटली वो इंडिया आई, तो वो कहती है आपको पता है क्या हुआ है, मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया है। तो मैंने कहा कैसे? कहती है किसी ने मेरे को डुगरी मंदिर की मिट्टी वो जो है ना, ईंट लाके दी। तो वो कहती वो ईंट को मैं उसने, और वो लेडी ने एक मैसेज दिया कि आप किसी तरीके इसको टच करा दो, ये मिट्टी से इसके मत्थे पे। तो वो कहती है कि मैंने सोचा ये तो मुझे हाथ नहीं लगाने देगा, अगर इससे पता लग गया ये इतना एंटी है। तो इसको एक आइडिया आया, इसने अपने लिपस्टिक के ऊपर वो पीसी हुई मिट्टी लगाई, और अपने बेटे को किस किया उसके फोrehead पे। कहती है आपको पता है कि इतनी सी बात करी करके वो बच्चा मेरा बिल्कुल ठीक हो गया।
और आज मुझे डर नहीं है कि मैं गुरु जी की स्वरूप लगाती हूँ, पाठ पूजा महाराज के आगे करती हूँ, वो रोकता नहीं है और वो खुद भी ठीक ठाक हो गया। तो ये है महाराज की पावर, बहुत ही अमेजिंग है। अब एक और चीज, मुझे एक और बड़ी ब्लेसिंग याद आ रही है कि हमें एक इनविटेशन आया एक शादी का, और वो हिमाचल में थी शादी। मेरे बेटे भी जा रहे थे अपनी फैमिली के साथ। मेरा बेटा बड़ा वाला वो जा रहा था फैमिली के साथ। वो चंडीगढ़ रह रहा था। तो वो कहता है कि मैं तो यहाँ रह रहा हूँ, आप लोग कहाँ रह रहे हो? तो मेरे हस्बैंड ने कहा मैं तो रह रहा हूँ, मैंने तो अपनी बुकिंग कराई है लेमन ट्री बद्दी मंदिर, बद्दी सॉरी। तो मैंने कहा कि वाह, मैं तो सुन रही थी इनके कॉन्वर्सेशन में, अंदर से बहुत खुश हो गई। तो बेटा कहता है बद्दी क्या होता है, बद्दी कहाँ जाके रह रहे हो, आप यहीं आ जाओ जहाँ हम रह रहे हैं। तो मैंने कहा नो नो नो, जो पापा ने किया बिल्कुल ठीक किया, हम बद्दी ही रहेंगे। तो मेरे हस्बैंड भी हैरान हो गए कि इसको क्या पता बद्दी क्या चीज है, ये क्यों कह रही है बद्दी रहना है जाके। तो बेटा कहता है मामा, कोई ना कोई स्पिरिचुअल रीजन ही होगा आपका तो। अब आप मानोगे कि मैं तो इतनी खुश हो गई, मैंने कहा बिल्कुल हमारी बुकिंग चेंज नहीं होगी, हम यहीं रहेंगे। और वो जिस दिन हम गए हैं, क्योंकि बद्दी मंदिर सिर्फ सैटरडे इवनिंग और संडे मॉर्निंग खुलता है, हम पहुंचे हैं सैटरडे इवनिंग। वो मेरी पहले ही उनसे बात हो चुकी थी कि हम इतने बजे आ रहे हैं, तो कह रहे थे हाँ जी आप आ जाओ, इतने बजे मंदिर खुलता है। मंदिर मंदिर और हमारा जो होटल था बिल्कुल 5 मिनट का पैदल रास्ता था। गई वहां पर, इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि जैसे महाराज ने ये पूरी प्लानिंग करके अपने पास बुलाया था। और वो जो बच्चे वहां सेवा कर रहे हैं, जो उनकी एनर्जी है, जिस श्रद्धा से वो करते हैं, उसकी तो बात ही मत पूछो कि हमें कुछ सीखना है उन बच्चों के प्योरिटी से, उनकी सिंप्लिसिटी से। और वापस आ गई अगले दिन सुबह। अब मैं लेट उठती हूँ, मेरे हस्बैंड जल्दी उठते हैं। तो कहते हैं तू शाम को चली गई थी, तो मैं कल सुबह जाऊंगा। मैंने कहा चलो ठीक है। वो सुबह वो भी ब्लेसिंग्स लेके आए, मंदिर में माथा टेक के। ये है मेरे महाराज के, आपे बुलाते हैं, आपे अपनी कृपा करते हैं, आपे ब्लेसिंग करते हैं। सो शुक्राना गुरु जी महाराज। आई डोंट नो कि मेरे से बहुत गलतियां हुई होंगी, माफी देना महाराज। मैं जितना शुक्र करूं आपका उतना कम है। अच्छा, एक और छोटा सा सत्संग फिर याद आ गया। एक दिन मेरा बेटा मुझे कहता है कि छोटा बेटा, कि मॉम मेरा दोस्त एक आ रहा है, वो एक हाइक पे गया था और वो यहाँ बस एक रात रह के कल सुबह चला जाएगा। मैंने कहा बेटा ठीक है, आप उसको बेशक मैं कमरा तैयार कर दूंगी, आने दो। तो कहता खाना नहीं खाएगा, लेट हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। तो उसका रूम तैयार कर दिया, सब रेडी कर दिया, पर वो रात भर आया नहीं। सुबह जब मैं उठी तो मैंने देखा कि अब वो आ रहा है। जब वो आ रहा था तो उसे देख के मेरे माइंड में एक ही बात ऐसे निकली कि ये महाराज ने भेजा है इस बच्चे को। तो अब क्यों ऐसे थॉट आया ये नहीं पता, लेकिन जब वो मुझे ब्रेकफास्ट टेबल पे मिला, वो कहता है मैं केदारनाथ होके आया हूँ और आपके लिए प्रसाद लाया हूँ। सो ये शुक्र है उस मालिक का जिसने घर बैठे अपना प्रसाद भिजवाया। थोड़ी देर के बाद वो मुझे एक और चीज देने लगा। मैंने कहा ये क्या है बेटा? कहता है ये पता नहीं आंटी, आप बस रख लो, ये आप ले लो। और वो था शोधी हरे। सो महाराज की बेअंत कृपा है, वो छोटी छोटी चीजों में अपनी दिखाते हैं कि मैं हूँ, तुम्हारे पास ही रहता हूँ, तुम्हारा कहीं नहीं जा रहा, मैं यही हूँ। तो शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज जी, जय गुरु जी। थैंक यू संगत जी, एंड सॉरी गलतियों के लिए। सॉरी गुरु जी महाराज, जय गुरु जी।